ट्रेलर रिलीज के बाद जैसे टूट पड़ा पूरे देश की पॉलिटिकल क्लास, जिन्होंने मुस्लिमों को अपने इलेक्शन की धंधा बना के रखा है। जो लोगों ने अब तक की बोल रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा है, वो लोगों की वर्शन चेंज हो गया। उनको ये लगने लगा कि ये एक ऐसा फिल्म है जो देश की बहुत बड़े एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और बहुत बोल्डली किया है। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़े थ्रेट से इंडिया गुजरे है, वो है माओइस्ट प्रॉब्लम। तो मैं पिछले 8-10 साल से माओइस्ट प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा था। साप्ताहिक विवेक के कला संस्कृति रंग कार्यक्रम में मैं अश्विनी मयेकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है द केरला स्टोरी, इस बहुचर्चित फिल्म के लेखक तथा दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन। सुदीप्तो जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। केरला में कई सालों से लड़कियां लापता होती जा रही है और उनका ज़बरदस्ती धर्मांतर भी होता है और उनका ISIS से जुड़ जाना, इसके बारे में समाज में चर्चा तो थी, लेकिन उसका आवाज़ बहुत कम था। आपके फिल्म ने उसको एक आवाज़ दिया और इस विषय को पब्लिक डोमेन में रखा। सोने का बहाना करके जो समाज चुप सा बैठा था, उसको आपने जगह दिया है। आज लोग इस विषय को लेकर ओपनली बात कर रहे हैं और मुझे लगता है इस सभी का श्रेय द केरला स्टोरी को है। जब आपने ये फिल्म बनाई तब आपका भी यही उद्देश्य था? आप अपने उद्देश्य में किस हद तक सफल हुए, ऐसा आपको लगता है? पहले तो नमस्कार आपकी सारे दर्शकों को, क्योंकि एक इस टॉपिक पे आप लोगों ने एक प्रोग्राम करने के लिए सोचा, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये कन्वर्जन की जो इशू है, ये और पर्टिकुलरली जिसको हम कहते हैं मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की जहाँ तक सवाल है, ये हमारी पूरे देश में एक प्रॉब्लम है। इसके बारे में अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल पे बातें हुई है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने कानून लाए उसके खिलाफ, लेकिन केरल में जो चल रहा था पिछले 20-25 साल, जब तक ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हम लोग जुगाड़ कर पाए, 20-25 साल से ये 1998, 99, 2000 से ऑफिशियली इसकी चर्चा में आए। KT शंकरन केरल हाई कोर्ट में जज थे, जिन्होंने मेंशन किया था करीबन 4-5 हज़ार लड़कियों को इस तरह की कन्वर्शन में धर्मांतरण कर दिया गया और ज़्यादातर लड़कियां लापता है। तो उनका हाथ काट दिया गया था और वो बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रहे और हॉस्पिटल में रहते हुए उनको ये बात बार बार बोलते गए। तो उसकी अगर ऑफिशियल सैंक्शन या ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन अगर उस समय पे है, उस समय से लेकर आज तक ये केरल में जो इस तरह की कन्वर्शन की जो चेहरा है, वो बड़ा खतरनाक है, बड़ा दर्दनाक है और बहुत ज़्यादा वारिसाम है। वारिसाम है जिन इससे देश को, समाज को या देश को, सरकार को बहुत ज़्यादा डरना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए। क्योंकि ये जो लड़कियों को ब्रेन वॉश करके, इंडोक्ट्रिनेट करके, इनको एक चालू टर्मिनोलॉजी में बहला फुसला के इसकी जो कन्वर्शन किया जाता है केरल में, और उसकी जो अंत है, एक एक लड़की को देश के खिलाफ बना देना, उसको एक जिहादी मानसिकता उनके अंदर इनकलकेट कर देना। कुछ केसेस में सीरिया, यमन, टर्की में भेज देना। ये जो मॉड्यूल है, ये एक इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल है और केरल की जो इशू है वो इंटरनेशनल टेरर मॉडल की एक बहुत ही नज़दीकी और एग्जैक्टली सेम मॉडल को फॉलो किया जाता है। तो ये जो देश में इतने अलग अलग राज्यों में जो चीज़ हो रहा था, जिसके खिलाफ कानून बन रहा था, और केरल की जो मॉडल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट। अब ये एक सामाजिक शोध की विषय होना चाहिए कि इस तरह की मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की क्या कोई सिनर्जी है, क्या कोई सिमिलरिटी है, या ये कुछ अलग अलग है।
अलग अलग जगह की अलग अलग रियलिटी की है। लेकिन ये बात तो सच है, केरल में जो मॉड्यूल काम करता है वो एक इंटरनेशनल टेरर मॉडल है और उसके लिए देश को कंसर्न होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो विषय आपने अभी केरला स्टोरी में लिया है, उसी विषय पे आपने इन द नेम ऑफ लव भी बनाई थी और लेफ्ट विंग ने उसकी कड़ी आलोचना भी की थी। तब आपको शायद धमकियाँ भी दी गई थी, उसके बावजूद भी आपने द केरला स्टोरी बनाई। तो वो जो एक्सपीरियंस था इन द नेम ऑफ लव के टाइम, उसके बारे में कुछ? आप 2018 में मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाया था इन द नेम ऑफ लव, मेलंकली ऑफ गॉड्स ओन कंट्री। तो वो लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था। उसकी पहला शो जेएनयू में हुआ था दिल्ली में। तो दिल्ली में जब जेएनयू में शो होना शुरू हो रहे थे तभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस अटैक करते हैं, हमें शो होने नहीं देते हैं और कुछ लोग बहुत बुरी तरह जख्म होते हैं। उनमें से कुछ लोगों की आज भी इलाज चल रहा है 5 साल बाद भी। तो वो बहुत बड़ा एक हादसा हो गया था। तो उस 2019 में इलेक्शन की दिमाग में रखते हुए मुझे ये बोला गया था पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से, आप ये फिल्म मत दिखाइए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया था कि इस फिल्म में प्रॉब्लम क्या है। मैं तो आतंकवाद के बारे में बात कर रहा था। तो एक देश में एक ट्रेंड है कि जब भी आतंकवाद की बात करे तो कुछ लोग खड़े होकर बोलते हैं इसका कोई धर्म नहीं होता, इसका कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद है। तो मैं भी वही मानता हूँ कि आतंकवाद की कोई धर्म नहीं है। लेकिन जब केरल में आतंकवाद की बात करते हैं तो ये लोग आगे आके बोलते हैं मैं मुस्लिमों की बदनाम कर रहा हूँ। तो केरल में आतंकवाद का नाम लेने से मुस्लिमों की बदनाम होता है, लेकिन अदरवाइज जो कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ये जो डुबियस डाइकोटोमस ओपिनियन और पॉलिटिकल लाइन है, तो ये लाइन को एक्सपोज करना था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेरर मॉडल को एक्सपोज करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक चैलेंज था, क्योंकि जो चीज़ मैंने केरल में विटनेस किया, जो चीज़ मैंने देखा, जो चीज़ मैंने समझा, मुझे लगा कि वो मेरी पर्सनल सिक्योरिटी और पर्सनल कंसर्न से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आई वेंट अहेड। कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुई, लेकिन मैं ये फिल्म कर पाया। जब केरला स्टोरी प्रदर्शित हुई तब भी बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। हाँ, कठिनाई बहुत था, लेकिन क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे गलतफहमियाँ थी। जब जब लोग फिल्म देखने लगे, 5 तारीख तक बहुत ज़्यादा विरोध था फिल्म के खिलाफ। जिस दिन टीज़र रिलीज़ हुई थी फिल्म की नवंबर में, 2022 की नवंबर में, तब से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। लोगों को हमारी एकदम डायरेक्ट अटैक करना, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को लोगों को पसंद नहीं आया। और जब लोगों को पसंद नहीं आए तो लोग उसमें खामियां, 1 मिनट 100 मिनट की 1 मिनट 20 सेकंड की एक वीडियो था, उसमें खामियां नज़र करने लगे, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन मैं और मेरी प्रोड्यूसर डिसाइड किए थे कि हम किसी क्रिटिसिज्म की जवाब नहीं देंगे, हमारी फिल्म उसकी जवाब देंगे। तो वितर्क चला। उसके बाद फिल्म रिलीज़ की 10 दिन पहले हमारी फिल्म की ट्रेलर रिलीज़ हुई। ट्रेलर रिलीज़ के बाद जैसे टूट पड़ा पूरे देश की पॉलिटिकल क्लास, जिन्होंने मुस्लिमों को अपने धंधा बना के रखा है, इलेक्शन की धंधा बना के रखा है। उनको किसी भी कीमत में माइनॉरिटी को खुश करना है और वो क्यों ना आतंकवाद के सपोर्ट पे जाके करना है। लेकिन वो लोग टूट पड़े इस नाम से कि मैं प्रोपागेंडा, राइट विंग प्रोपागेंडा कोई फिल्म बना रहा हूँ, मैं आरएसएस बीजेपी के लिए फिल्म बना रहा हूँ। जो उस तब भी मैंने कोई बातें नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। फिल्म रिलीज़ हुई 5 तारीख को। 5 तारीख रिलीज़ होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में करीबन 3 पिटीशन था, तमिलनाडु हाई कोर्ट में 1 पिटीशन था, केरल हाई कोर्ट में 11 पिटीशन था। तो ये लड़ाई लड़े और 5 तारीख को फिल्म सारे में जीते हम। 4 तारीख तक हमने सारे पिटीशंस ऑनरेबल कोर्ट खारिज कर दिया था और हमने सारे लीगल बैटल जीत गए और हमारी फिल्म रिलीज़ में कोई अड़चन नहीं था, बाधा नहीं था। 5 तारीख रिलीज़ हुई। रिलीज़ होने के बाद से जैसे जैसे लोग देखते गए फिल्म को, वैसे वैसे क्रिटिसिज्म कम होते गए। जो लोगों ने
अब तक की बोल रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा है, वो लोगों की वर्शन चेंज हो गया। उनको ये लगने लगा कि ये एक ऐसा फ़िल्म है जो देश की बहुत बड़े एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई किया है और बहुत बोल्डली किया है। कोई एक टिपिकल इंडियन सिनेमा का जो स्टाइल है, शुगर कोट करके कोई अनप्लीजेंट ट्रुथ को बोलना, मैंने वो शुगर कोट करने की कोशिश नहीं की। मैंने डायरेक्ट सच को सच बोला और झूठ को झूठ बोला। तो इसमें एक फ़ायदा हुआ, अभी तक करीबन 2.5-3 करोड़ ने लीगली ऑफ़िशियली फ़िल्म देखा है। पायरेटेड कॉपी तो कितने करोड़ों ने देखा है। सबकी मन से ये निकल गए कि ये कोई प्रोपेगेंडा फ़िल्म नहीं है, ये एक देश की बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को हमने फ़िल्म में चर्चा की है। तो खुशी की ये बात है, जो लड़ाई शुरू में करना पड़ा, वो 1 महीना फ़िल्म चलने के बाद, ऑलमोस्ट 1.5 महीना चलने के बाद, अब वो सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यार में तब्दील हो गए। लोग हमें हमारी एफ़ोर्ट को प्रेज़ कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमने अच्छे काम किए हैं और बहुत आशीर्वाद मिले, बहुत शुभकामनाएँ मिले, तो मुझे लगता है कि हमने कुछ अच्छे काम किया होगा। इस फिल्म में जिन्होंने किरदार निभाए हैं उनमें से कोई पॉपुलर आर्टिस्ट नहीं है। आपने जानबूझ के ऐसे आर्टिस्ट सिलेक्ट किए या कोई पॉपुलर आर्टिस्ट आए नहीं इस प्रोजेक्ट से? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने पॉपुलर आर्टिस्ट लेने की कोशिश तो किया था, काफ़ी बड़े-बड़े आर्टिस्ट। पर्टिकुलरली मैं चाहता था ये फ़िल्म मलयालम लैंग्वेज पे हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट केरला की है। लेकिन एक भी मलयालम एक्ट्रेस आगे नहीं आया। उनको उनकी फ्यूचर की डर था, जो जायज़ भी है। उसके बाद तमिलनाडु में, मतलब चेन्नई में, तमिल इंडस्ट्री में हम कोशिश की, तेलुगु इंडस्ट्री में कोशिश की। इवन मेरी प्रोड्यूसर जो है विपुल शाह, वो बॉम्बे की बहुत बड़े नामी कमर्शियल सिनेमा की प्रोड्यूसर है। विपुल जी के साथ बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस कांटेक्ट में रहते हैं, उनके साथ काम करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने भी जब एक्टर्स को पूछे तो वो लोग पीछे हट गए, क्योंकि उनको डर लगा कि इस तरह की बोल्ड फिल्म में काम करना उनके लिए भारी पड़ सकता है। तब हमने डिसाइड किया कि हम कोई बड़े एक्टर के पीछे नहीं भागेंगे। हम कंपैरेटिवली नया एक्टर जो डिज़र्व करता है, और हमारी एक्सपेरिमेंटेशन सक्सेसफुल हुई, क्योंकि हमें लगता है हमने कोई सुपरस्टार तो नहीं था, लेकिन हमने 4 सुपरस्टार इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किए हैं। बॉलीवुड में इसका स्वागत कैसे हुआ फिल्म रिलीज होने के बाद? फिल्म रिलीज होने के बाद पब्लिकली तो हमने कोई आवाज़ नहीं सुने, लेकिन काफ़ी सारे लोग, मेरी प्रोड्यूसर जो है विपुल शाह जी, उनको फ़ोन करके बधाई दिए हैं और उन्होंने उनको बहुत अच्छे-अच्छे बातें की है। काफ़ी सारे नामी और प्रख्यात फ़िल्म मेकर्स मुझे फ़ोन किए, राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर मुझे फ़ोन करके घंटे भर मेरी फ़िल्म की तारीफ़ की है। कांतारा फ़िल्म की डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने फ़ोन करके मुझे बधाई दी है। तो मुझे लगता है कि ये फ़िल्म भारतवर्ष में तो 100%, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट की है लोगों को। और ये जो छोटे-छोटे क्रिटिसिज़्म था, वो क्रिटिसिज़्म की कंपैरिज़न में ये फ़िल्म इतने बड़े हो चुके हैं, इतने ज़्यादा लोगों को पसंद आए हैं, इतने लोगों को लगा कि हमने एक सही काम किए हैं। तो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट चर्चा में आए। जो बात, ये जो लड़कियों की तकलीफ़ें मैंने देखा, लड़कियों की जो एक्सप्लॉयटेशन मैंने देखा, जो बेबसी देखा मैंने, उसके बारे में देश चर्चा नहीं कर रहा था, आज चर्चा कर रहा है। आज मुझे इतना यकीन है कि इस तरह की घटना समाज और अननोटिस नहीं, नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में बात ज़रूर होगा। देश के पंतप्रधान और गृह मंत्री ने भी द केरला स्टोरी देखा, ऐसे सुना है, क्या ये सच है? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने फिल्म को बहुत तारीफ़ की है। कई सारे चीफ मिनिस्टर्स हमसे पर्सनली मिले और हमारे साथ उन्होंने हमें बधाई दी है। कुछ स्टेट में फ़िल्म को टैक्स फ्री कराया गया, और जो पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ पे ये मैनिपुलेटिव कन्वर्शन का मुद्दा बहुत तेज है, तो उन लोगों को लगा है कि हमारी फ़िल्म उनको मदद कर सकता है। तो हमें काफ़ी इन लोगों से विशेस मिला। आपका आज तक का अगर करियर पाथ देखा जाए तो ऐसे लगता है आपने समाज को जगाने वाले विषयों को हमेशा लिया है। इसके पीछे प्रेरणा क्या है?
मैं बहुत छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। मैं बंगाल असम बॉर्डर की एक छोटा-सा कस्बा है जलपाईगुड़ी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने ज़िंदगी को बहुत करीबी से देखा। मैं बड़े शहर में रहा काम करने के सिलसिले में, लेकिन मेरी एक्जिस्टेंस उस छोटे शहर में नदियों के किनारे वो हुआ, तो मैं तकलीफ़ें देखी। और मैं बहुत ज़्यादा माउंटेनियरिंग करता था, तो पहाड़ों में लोगों की तकलीफ़ें देखी। मैं कश्मीर को मेरी दूसरे घर मानता हूँ, तो मैंने कई सारे फ़िल्मों में कश्मीर की कहानी बताए। तो मेरी जो जर्नी था, मेरी ये छोटा-सा गाँव से लेकर बॉम्बे तक की, इसमें जो ज़िंदगी को मैंने देखा, मुझे लगा कि एज़ अ फ़िल्म मेकर मुझे उनकी कहानी बोलना चाहिए, तो मैं वो सारे कहानियाँ बोलने की कोशिश की। आपकी अगली फ़िल्म का विषय कौन-सा होगा? अभी कई मैं दिन पहले उसके बारे में हमने न्यूज़ देखी, इसलिए मुझे इंटरेस्ट। मैं मेरा इच्छा है कि इस देश में और एक जो बहुत बड़े मुद्दा है, इशू है, जो इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आइडेंटिफाई किया था कि देश की सबसे बड़ा दुश्मन है, जो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़े थ्रेट से इंडिया गुजरे है, वो है माओइस्ट प्रॉब्लम। तो मैं पिछले 8-10 साल से माओइस्ट प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा था, तो शायद मैं उसके ऊपर काम शुरू करूँगा। अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद मैं उसके ऊपर काम शुरू करूँ। अच्छा, यह जो माध्यम है चित्रपटों का, फ़िल्मों का जो माध्यम है, ये सिर्फ़ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, प्रबोधन का भी है और उसके साथ समाज प्रहरी के रूप में भी यह माध्यम काम कर सकता है। ऐसा विश्वास आप जैसे लोगों ने हमें दिया है। आप है, विवेक अग्निहोत्री है, जिस तरह से अभी आप काम कर रहे हैं और ऐसे विषय पे और जो फ़िल्में आ रही हैं आगे, उससे ऐसे लगता है कि अभी समाज जाग उठेगा और चित्रपटों के तरफ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं देखेगा। आप जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए हम सब कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आपके इस व्यस्त शेड्यूल में विवेक साप्ताहिक के लिए आपने जो समय निकाला इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। धन्यवाद।